गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 13 जुलाई और आज के इस सेशन में 13 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का किया उद्घाटन। 94 साल की भगवानी देवी ने एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले उपकरण पीपोर्ट को किया विकसित। चीन पाकिस्तान ने समुद्री खतरों से निपटने के लिए किया सी गार्जियन 2 अभ्यास। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आबादी में चीन को 2023 में पीछे छोड़ देगा भारत। ISSF विश्व कप दक्षिण कोरिया, भारत के अर्जुन बबूता ने जीता पहला स्वर्ण पदक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्नाटक में भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का करेगा संरक्षण। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि। विश्व शांति फोरम 2022 चीन में किया गया आयोजित। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। कॉफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता करेगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद जी को। भारत के किस राज्य ने एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है? तो इसके फैलने की पुष्टि की गई है केरल सरकार के द्वारा। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने। विंबलडन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच ने। किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंघल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो ये बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट यानी कि INS तरकस ने सूडान सेना के साथ, सूडान की जो नौसेना है ना, उसके साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। खबरों में रहा देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये है झारखंड में। अब ये खबरों में क्यों बना हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एम्स का उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये खबरों में है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे झारखंड में है। साथ ही में एक पॉइंट आप इसके बारे में और याद रखेंगे कि यह हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी कि बाबा बैद्यनाथ धाम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधे विमान सेवा प्रदान करेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। जेवर एयरपोर्ट ये कहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में बन रहा है और इसे नोएडा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो जेवर एयरपोर्ट है ना, इसका काम किसे सौंपा गया है बनाने का? तो टाटा प्रोजेक्ट को सौंपा गया है। अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक में है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में।
भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब हाल ही में किसे दिया गया है? केम्पे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में है। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखिएगा, आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में आप सभी को याद होगा कि संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका नाम रखा जाएगा BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कानागनहल्ली जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आपसे पूछा जा सकता है कि कानागनहल्ली ये क्या है? तो ये एक प्राचीन बौद्ध स्थल है और जो कि कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये है भीमा नदी के किनारे। फ्रेंड्स, नदी का नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। भीमा नदी के किनारे है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कानागनहल्ली जो कि एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में क्यों है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी इसे पिक के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस बौद्ध स्थल पर संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है, इसलिए ये खबरों में बना हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में भी। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सारनाथ और कुशीनगर, फ्रेंड्स ये बौद्ध स्थलों से ही रिलेटेड है। सारनाथ और कुशीनगर ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। बोध गया कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे बोध गया है बिहार में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है, सांची स्तूप, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सांची स्तूप कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो सांची स्तूप है ये किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। भगवान बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है कि लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल में है, याद रखना है। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बोध गया में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो जो भगवान बुद्ध थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में। सारनाथ यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध द्वारा कब दिया गया था? सारनाथ में, ठीक है। कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यहाँ पर जो भगवान बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 स्थान याद रखने हैं, एक सारनाथ याद रखना है और एक कुशीनगर याद रखना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम होते हैं ना उनमें ये स्थान है ना अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों में से एक है। आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में न्यूज़ में रहा था, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा
कहाँ पर बन रही है फ्रेंड्स? तो ये बन रही है बोध गया बिहार में। कहाँ पर बन रही है? बोध गया बिहार में, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की प्रतिमा तैयार की जा रही है। सांची की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो सांची की खोज 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने की थी। ठीक है, सांची को आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये है सांची, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है और विदिशा बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी गार्जियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए खबरों में रहा सी गार्जियन 2 क्या है, तो ये एक समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया है चीन और पाकिस्तान की नौसेना के बीच। किसके बीच? चीन और पाकिस्तान की नौसेना के बीच इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन हुआ है हिंद महासागर में। कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि हैंड टू हैंड एक्सरसाइज ये किन दो देशों के बीच होती है? तो भारत और चाइना के बीच होती है हैंड टू हैंड। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो शक्ति होती है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन स्थल मैंने अभी आपको बताया कि जो है संगाई तट यानी कि हिंद महासागर में। ठीक है, संस्करण दूसरा संस्करण था ये। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत श्रीलंका, शक्ति भारत फ्रांस, वज्र अभ्यास भारत अमेरिका, एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की है? तो फ्रेंड्स पहली रंगीन छवि जारी की गई है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के द्वारा। ब्रह्मांड की जो रंगीन छवि है वो आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि चीन के बारे में रिलेट कर सकते हैं आप सभी कि हाल ही में चंद्रमा का नया मानचित्र, चंद्रमा का यानी कि चांद का जो नया मानचित्र है ना, वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आप सभी को ज्ञात होगा चाइना के द्वारा किया गया था। इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स? तो सभी को पता होगा भारत की है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। नासा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नासा की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी और नासा का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा के प्रशासक बिल नैल्सन है। क्रू थर्ड मिशन किसने लॉन्च किया था? तो इसे नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर लॉन्च किया था। फ्रेंड जो स्पेस एक्स है ना, ये किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की है। आप सभी को याद होगा। और एलन मस्क के बारे में एक पॉइंट और बता दूं, मैंने आप सभी को बताया था ना कि ये ट्विटर खरीदने वाले हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो ट्विटर की डील थी ना उसे कैंसिल कर दिया है। यानी कि जो एलन मस्क है ना, टेस्ला कंपनी के सीईओ, ये अब ट्विटर को नहीं खरीद रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी याद रखेंगे कि कैपस्टोन मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई थी फ्रेंड्स? तो कैपस्टोन की जो लॉन्चिंग की गई थी ना, वो न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड जो विश्व शांति मंच है ना, इसका जो 10वां संस्करण हुआ है ना, वो हुआ है चाइना में। कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया गया था चाइना में। विश्व शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग अवसर और चुनौतियों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। साथ ही मैं आपको बता दें कि चीन में भारत के राजदूत यानी कि प्रदीप कुमार रावत ने इस पैनल चर्चा में भाग लिया था भारत की तरफ से। डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे। G7 की हाल ही में बैठक कहाँ पर हुई है? जर्मनी में हुई है। ठीक है। G20 की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। और जो नाटो है, नाटो का जो
एक अभ्यास हुआ था ना, सामुदायिक अभ्यास, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? मैड्रिड में किया गया था। ठीक है, मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन में है। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? चाइना में किया गया था। मैप में आप सभी चीन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की जो मुद्रा है वो रेमनबी है और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पी-बोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? तो फ्रेंड जो पी-बोट है ना, ये विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। फ्रेंड्स अब इसका यूज़ क्या है, तो आपको बता दें कि पी-बोट को उन जीनों की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी व्यक्ति में कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन का पता लगाया जा सकता है पी-बोट के द्वारा, जिसे किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है। लेटेस्ट करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे कि साथ ही में आप सभी को याद होगा कि किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया था? तो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। कुछ इस प्रकार का रोबोट बनाया गया था। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की थी? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की 94 साल की स्प्रिंटर भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टेम्पियर में चल रहे वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? फ्रेंड्स याद रखेंगे ये 94 साल की हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अच्छा, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फिनलैंड के टेम्पियर में इसका आयोजन किया गया था और जो भगवानी देवी हैं इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है 94 साल की एज में। साथ ही में आपको बता दें कि 35 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रतियोगियों के लिए वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक और फील्ड के खेल में आयोजित एक प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने निम्न में से किसका एक नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने प्रसार भारती का एक प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है जो कि आप सभी इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ये प्रतीक चिन्ह है प्रसार भारती का। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं प्रसार भारती के बारे में। तो प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया था। फ्रेंड्स यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और इसके जो वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी हैं ना वो मयंक अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। बबूता को आप सभी पिक में देख सकते हैं। इनका संबंध किस खेल से है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे निशानेबाजी से ये रिलेटेड है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फ्रेंड जो ये प्रतियोगिता है ना इसका आयोजन किया गया था चांगवोन यानी कि दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दें कि इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता लुकास को। किसको हराया है? लुकास को इन्होंने हराया है जो कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो फ्रेंड जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 2023 में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा जनसंख्या में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और क्या क्या है। ठीक है,
इस प्रकाशन के अनुसार भारत के 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। ठीक है, वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2030 में लगभग 8.5 मिलियन, वर्ष 2050 में 9.7 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है, जो कि इस रिपोर्ट में कही गई है। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है और इस बार इसका 27वां संस्करण जारी किया गया है। पहली बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था 1951 में। साथ ही में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक केवल 8 देशों में केंद्रित होगा, जिनमें है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। साथ ही में आप सभी को याद रखना है कि वर्ष 1972 में भारत की विकास दर 2.3% थी, जो कि अब घटकर 1% से भी कम हो गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो असम राज्य में है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, थायराइड है। कल के क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन 23 जून को बीजिंग में डिजिटल माध्यम से ये आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी किसने की थी? तो चीन के द्वारा की गई थी और चीन के प्रेसिडेंट ने की थी, यानी कि शी जिनपिंग ने। बैम्बू डेवलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज किस अभ्यारण्य में की गई है? तो नोक खिल्लम वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई है, जो कि मेघालय राज्य में है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। सरला के माध्यम से आप सभी तीनों आर्टिकल याद रख सकते हैं। संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है 81 में। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है का नारा किस संस्था ने दिया था? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।